गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सबको ज्ञात है, लॉकडाउन के कारण स्कूल अब आजकल नहीं लग रहे हैं। तो मैं इकोनॉमिक्स की लेक्चरर इकोनॉमिक्स के चैप्टर पढ़ाने के लिए यूट्यूब पे अपनी चैप्टर की वीडियो बना रही हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ये मैंने इसलिए किया, यूट्यूब पे बनाने का डिसीजन मैंने इसलिए लिया ताकि इससे सिर्फ मेरे ही स्कूल के बच्चों को फायदा ना हो, बल्कि और भी बच्चों को फायदा हो सके। तो मैं आज आपको +1 का सेकंड चैप्टर आंकड़ों का संकलन, इसके बारे में पढ़ाऊंगी। आंकड़ों का संकलन, संकलन माने इकट्ठा करना, यानी कि आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं तो उससे उसके कितने प्रकार हैं, स्रोत कौन कौन से हैं, उसकी विधियां कौन कौन सी हैं, आज हम ये पढ़ेंगे। आंकड़ों का संकलन, इसको दो स्रोत से हम इकट्ठा कर सकते हैं, यानी कि आंकड़ों को इकट्ठा करने के दो स्रोत है। पहला है प्राथमिक स्रोत और दूसरा है द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत का मतलब क्या है कि खुद जाकर, अगर हम जहां की हमें आंकड़े चाहिए वहां पे हम खुद जाके पूछताछ करें, खुद जाके जानकारी इकट्ठी करें, तो वो होता है प्राथमिक स्रोत। जैसे मान लो मुझे आप अपने स्कूल में +1 के बच्चों के बारे में जानना है, तो मैं +1 कक्षा में जाऊंगी, हर बच्चे से बात करूंगी, हर बच्चे से जानकारी प्राप्त करूंगी और आंकड़े इकट्ठे करूंगी। वो क्या कहलाएगा? प्राथमिक स्रोत। द्वितीयक स्रोत, द्वितीयक स्रोत वे स्रोत होता है जब हम प्रत्यक्ष रूप से कहीं पे जाके उस जानकारी को इकट्ठा न करके उससे संबंधित जो जानकारी अवेलेबल है, उसी से ही उपलब्ध है, जो जानकारी हमें रजिस्टर में उपलब्ध है, उसके आधार पे मैं जो आंकड़े इकट्ठे कराऊंगी वो कहलाएगा द्वितीयक स्रोत। द्वितीयक स्रोत जैसे मान लो यही एग्जाम्पल हम लेते हैं, +1 के बच्चों का मुझे आंकड़े इकट्ठे करने हैं। मैं क्लास में न जाकर क्लास इंचार्ज के पास जाती हूँ और क्लास इंचार्ज से रजिस्टर में से बच्चों की संख्या, बच्चों के नेम, फादर नेम और उनके रिजल्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करती हूँ, तो वो कहलाएगा द्वितीयक स्रोत। अब है आंकड़ों के प्रकार। आंकड़ों के प्रकार भी दो ही हैं, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े। जो आंकड़े प्राथमिक स्रोत से इकट्ठे किए जाते हैं उनको हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं, जो द्वितीयक स्रोत से आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं उनको हम द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है? पहला अंतर है मौलिकता में, यानी कि प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं और द्वितीयक आंकड़े मौलिक नहीं होते। क्यों मौलिक कैसे होते हैं? जब हम खुद जाकर आंकड़े इकट्ठे करते हैं, यानी कि वो बिल्कुल शुद्ध है। और जब मैं इंचार्ज से जाकर आंकड़े इकट्ठे करती हूँ तो उसमें कुछ भी फर्क हो सकता है या सही नहीं हो सकते हैं, यानी कि मौलिकता में अंतर होता है। दूसरा है लागत में अंतर। लागत में अंतर, मैं खुद जाऊंगी क्लास में, बैठूंगी, मेरे को बहुत टाइम लगेगा, तो ये उसका जो खर्चा आएगा, यानी कि लागत में, या मैंने सिर्फ +1 यहाँ का किराना स्कूल के ना इकट्ठे करके मैं और स्कूलों में भी जाके इकट्ठे करूँ तो वो उसमें ज़्यादा खर्चा आएगा। और बाकायदा मैं फ़ोन पे ही इंचार्ज से सारी जानकारी ले लूँ तो उसमें कम खर्चा आएगा, यानी कि प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठा करने में ज़्यादा लागत आती है और द्वितीयक आंकड़ों को इकट्ठा करने में लागत कम आती है। तीसरा है उद्देश्य में अंतर। जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं वो उद्देश्य के अनुकूल होते हैं। अब मुझे मान लो क्लास का ही चेक करना है तो मैं क्लास का ही चेक करके आंकड़े इकट्ठे करूंगी, तो मेरे उद्देश्य के अनुकूल है। लेकिन मुझे करना कुछ और है और आंकड़े मुझे मान लो वो उपलब्ध हो रहे हैं, तो मैं उनको जो है उसमें से काट छाट करूंगी। जैसे मान लो मुझे केवल आप लोगों के उसमें डेट ऑफ बर्थ या अटेंडेंस चाहिए, या ये चाहिए कि कितने बच्चे क्लास लगा रहे हैं, तो मुझे रजिस्टर में से जो जानकारी मिलेगी उसके आधार पे मैं उससे आंकड़ों को जो निकालूंगी, अपने उद्देश्य के अनुकूल बनाऊंगी, वो क्या होगा? उद्देश्य में अंतर। तो हो गया, यानी कि प्राथमिक आंकड़े उद्देश्य के अनुकूल होते हैं और द्वितीयक आंकड़ों को उद्देश्य के अनुकूल बनाना पड़ता है। तो ये हो गया अंतर। अब आ जाता है आंकड़ों के संकलन की विधियां।
जो आंकड़ों के संकलन की विधियां, प्राथमिक आंकड़ों के संकलन की विधियां है ये सारी। अब जो मैं आपको विधियां बताऊंगी ये केवल प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठा करने की विधियां हैं। पहली विधि है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से हर बच्चे के पास जाकर आंकड़े इकट्ठे करे तो वो कहलाता है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। जैसे कोई घटना घटी, कोई दुर्घटना हो गई, रोड एक्सीडेंट हो गया, तो मैं जिनका एक्सीडेंट हुआ या जिसके साथ हुआ उनके साथ प्रत्यक्ष रूप से मिलके जो जानकारी इकट्ठी करूंगी वो कहलाएगा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब क्षेत्र सीमित हो, थोड़ी सी जानकारी हमें इकट्ठी करनी है, किसी एक विशेष जगह की जानकारी इकट्ठी करनी है, तब ये पॉसिबल है। लेकिन अगर विस्तृत जानकारी हमें इकट्ठी करनी है, बहुत सारी जगह की करनी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। इसमें हम वही एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो दुर्घटना घटी, अब मेरे पास ना जिसके साथ घटी वो बंदे उपलब्ध हैं, ना जिनकी हुई घटना घटी वो बंदे उपलब्ध हैं। मैं केवल वहां के आसपास जो उस समय उपस्थित थे उनके आधार पे जो जानकारी इकट्ठी कराऊंगी वो कहलाएगी अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। यानी कि ये उद्देश्य के जो अनुकूल नहीं होते और मौलिक भी नहीं होते, लेकिन वो जो आंकड़े इकट्ठे करते हैं वो मौलिक होते हैं। तीसरी है स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्ति। आपके जैसे जीन भास्कर आता है, जीन भास्कर की जो अखबार में खबरें आती है वो कैसे आती है? जींद के जो वो पत्रकार हैं वो जानकारी इकट्ठी करते हैं और अखबार वालों में देते हैं और अखबार छप जाता है। तो ये वो हो गई स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्ति, यानी कि किसी एक जगह की सूचना प्राप्ति के लिए बंदे रख दिए जाते हैं, वो सूचना देते हैं और वो सूचना एक अखबार के द्वारा छापकर सभी जनता को पहुंचा दी जाती है। चौथी है प्रश्नावली के माध्यम से। प्रश्नावली के माध्यम से क्या है? प्रश्नावली के माध्यम से दो प्रकार से प्रश्न मतलब आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। पहली है डाक द्वारा, जैसे बैंकों से आपसे कोई जानकारी, बैंकों ने आपसे जानकारी इकट्ठी करनी है, एक आपके पास रजिस्टर्ड लेटर आ गया, उसमें उन्होंने कुछ जो भी जानकारी प्राप्त करनी है एक लेटर भेज दिया और उन्होंने आपसे पूछा, तो वो हो गई डाक द्वारा। दूसरा है गणकों द्वारा, यानी कि जो गणक खुद घर घर जाकर जानकारी एकत्रित करते हैं वो है गणकों द्वारा। जैसे जनसंख्या के समय आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं या वोट बनाने के समय जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं तो वो क्या होती है? गणकों द्वारा। घर में बंदे आते हैं, वो सारी जानकारी इकट्ठी करते हैं, सारी जानकारी लिखते हैं, तो वो होगी गणकों द्वारा। अब डाक द्वारा जो जानकारी इकट्ठी की जाती है वो कम खर्च में हो जाती है और गणकों द्वारा जो जानकारी इकट्ठी की जाती है उसमें मेहनत ज्यादा होती है, पैसा भी ज्यादा लगता है, समय भी ज्यादा लगता है। अब डाक द्वारा जानकारी जो होती है वो हम पे निर्भर करती है कि हम दे या ना दे। कई बार सभी जानकारी जो है वो देते भी नहीं है वापस, इसलिए वापस उनको भेजते नहीं है लिख के। तो वो ये जो डाक द्वारा जो जानकारी प्राप्त होती है वो अनिश्चित होती है। अब जो गणकों द्वारा जो जानकारी एकत्रित की जाती है या डाक द्वारा जो जानकारी एकत्रित की जाती है, एक वो प्रश्नावली बनाई जाती है। तो उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, यानी कि एक अच्छी प्रश्नावली के क्या गुण है? प्रश्न सबसे पहला जो है, प्रश्न छोटे होने चाहिए, जो जानकारी कम शब्दों में मिल सके, यानी कि उसका उत्तर कम शब्दों में हो। दूसरा, प्रश्न सरल होने चाहिए, उसकी जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए, जटिल नहीं होनी कि सामने वाला समझ ही ना सके। तीसरा, प्रश्न जो ऐसे होने चाहिए कि हमें गणना ना करनी पड़े, यानी कि जोड़ घटा गुणा भाग ये ना करना पड़े, सिंपल जानकारी हो। चौथा, प्रश्न संबंधित होने चाहिए। अब जैसे मान लो पहले आपने प्रश्न पूछ लिया क्या आप विवाहित हैं, और दूसरा प्रश्न आप पूछ रहे हैं कि बच्चे कितने हैं, तो ये पहले आप मतलब इस तरह से प्रश्न एक दूसरे से संबंध, पहले बच्चे पूछ रहे हो और मान लो फिर शादी पूछ रहे हो कि मैरिड है या नहीं है, शादीशुदा है या नहीं है, तो वो संबंधित प्रश्न नहीं होंगे। तो इस तरह से प्रश्नों का उचित क्रम में होने चाहिए, यानी कि प्रश्न जो है वो एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, उचित क्रम में होने चाहिए, सरल होने चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, छोटे होने चाहिए, ये होंगे अच्छी प्रश्नावली के गुण। तो ये थी
प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने की विधियां। कल हम पढ़ेंगे द्वितीयक आंकड़ों को एकत्रित करने की विधियां। थैंक यू। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप मेरे उसमें नीचे जाकर और उसमें आप प्रश्न पूछ सकते हैं और उसका उत्तर आपको जरूर मिलेगा। अगर आपको ये अच्छी लगे तो इसे लाइक करना। धन्यवाद।